गाना डाना डाला तो सॉरी गाना डाला तो है गाना डालिए। गाना डाल चुके हैं, एक गाना डाला है, जरा थोड़ी सी अपनी यादाश्त रिवाइज। एक और है दिले की मानता नहीं, जब अमिताभ बच्चन की बात हो तो है। हाँ। चले हाँ, आप कैसे हैं? चले जी जाकिरा, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर कर, थैंक यू सो मच। अब हमारे लिए बाहर आए, अब वापस अंदर जाएं और आराम से गाने का और इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाएं। शुक्रिया जाकिरा हमारे साथ थी। प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलते हैं और एक और कॉलर है हमारे साथ। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ, क्या हाल है? बिल्कुल खैर से अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? आपको ईद उल मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे और मैंने कॉल इसलिए किया था कि मैं अपने रिश्तेदारों को और पूरे आलमीन को इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता था। जी आपको कॉल किया आपके जरिए, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड और लेडीज जो ये प्रोग्राम देखते हैं बहुत पसंद करते हैं आपका प्रोग्राम। तो इसलिए आपका जरिया बहुत अच्छा है कि हमसे किसी को भी अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। हमने आपको कॉल किया। हाँ। आपके पास काफी बाद हमने आया, 6 महीने बाद आज कॉल, टाइम नहीं मिल पा रहा था, ऊपर से आउट ऑफ दिल्ली थे हम, कॉल नहीं कर सके। बट अब फिर आ गए दिल्ली, अब जरूर कॉल करेंगे। बैक टू होम है और वापस हमारे प्रोग्राम के साथ भी। आप खुद ही कह रहे हेलो हैं आप? चले हाँ, प्रोग्राम की ऑफकोर्स स्पेशलिटी खुद ही आपने बयान की है भाई, सब तो पैगाम पहुंचाते हैं। कोई मैसेज किसी दोस्त के लिए? मैं अपने फ्रेंड को यही कहना चाहता था कि ना प्लीज यार कॉल करते रहा करो, मुझे भी बहुत सही। चले ये बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे कॉल्स हमारे साथ आए, बड़े सारों का हम नहीं ले सके, इंशाल्लाह नए दिन के साथ उन तमाम कॉलर्स को लेंगे अपने साथ। फिलहाल आज के लिए हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे, बेहतरीन गुजरे। इसी मैसेज के साथ, दुआ के साथ, खुदा हाफिज। परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, तन मन किसी ने तुझे, तन मन किसी ने तुझे अर्पण किया, परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया। लाख सहे दुख हमने ओ साजन, हंस के जुदाई का जहर पिया, परदेस जाके परदेसिया भूल न जाना पिया, परदेस जाके परदेसिया करने में ताउन किया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन
जाज़्बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन। यूनिक सिंगापुरी डिजाइन, ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
नाज़रीन आदाब, टीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कौमी अक़लियती कमीशन की सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज, अक़लियतों से जुड़ी स्कीमों का लिया जाएगा जायजा। कौशाम्बी में दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल के रिहायश गाह के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाई गई। कोला ब्लॉक अलॉटमेंट घोटाले पर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी स्टेटस रिपोर्ट। लापता फाइलें मिलने का भी एजेंसी का दावा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन का आज से आगाज, जोकोविच, नडाल, फेडरर, सेरेना और अजारेंका पर सबकी निगाहें। कौमी अक़लियती कमीशन की सालाना कॉन्फ्रेंस का आज से दिल्ली में आगाज हुआ। डीआरडीओ कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों की फलाह व बहबूद से मुतालिक हुकूमत के 15 निकाती प्रोग्राम के निफाज का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस की सदारत मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान करेंगे। आइए इस कॉन्फ्रेंस पर और जानकारी लेने के लिए अपडेट। तो नाजरीन, दिल्ली में कौमी अक़लियती कमीशन की सालाना कॉन्फ्रेंस का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। मैं आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस की सदारत कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन, कौमी अक़लियती कमीशन के सदर के मरकजी वजीर के रहमान खान कर रहे हैं। मैं आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों से जुड़े हुए कई मौज़ूआत पर बहस होगी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली में सुबह 9 बजे इस अहम कॉन्फ्रेंस का आगाज वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों हुआ है। मैं आपको बता दें कि इस कॉन्फ्रेंस की सदारत मरकजी वजीर के रहमान खान कर रहे हैं। नाज़रीन, इस अहम कॉन्फ्रेंस पर हमारी नजर बनी हुई। हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाले दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल लाख मना करें, लेकिन अब उन्हें जेड सिक्योरिटी फराहम कराई जाएगी। जराये के मुताबिक कौशाम्बी में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के रिहायशगाह और उसके आसपास सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस ने किया है। आइए नाज़रीन, एक बार फिर से रुख दिल्ली का करेंगे, जहां पर कौमी अक़लियती कमीशन के सालाना कॉन्फ्रेंस का आगाज हो चुका है। इससे मुतालिक और जानकारी लेने के लिए दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे नुमाइंदे एहतिशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, जानना चाहेंगे कि आज की इस कॉन्फ्रेंस का क्या बाकायदा आगाज हो चुका है, और अगर आगाज हो चुका है तो कौन कौन सी शख्सियत इस कॉन्फ्रेंस में शामिल है? देखिए, एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का में वज़ीर आज़म हिंद तशरीफ ला चुके हैं। स्टेज पे लोग तमाम लोग बैठे हैं जी। और अभी जो वजाहत अब्दुल्ला साहब जो हैं कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं, वो बोल रहे हैं। यहाँ पर स्टेज पे हम देख रहे हैं के रहमान खान साहब हैं। के रहमान खान अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर हैं। उसके बाद MOS हैं, वज़ीर ममलिकत बराए अक़लियती उमूर। उनकी दो निजाम हेयरिंग भी मौजूद है यहाँ पे जी। उसके बाद एक दो मौजूद शख्सियत भी यहाँ पे मौजूद हैं जी। पूरे ऑडिटोरियम में अगर हम बात करें तो एक लोगों की लिस्ट मौजूद है जी। एहतिशाम, जानना चाहेंगे कि आज की कॉन्फ्रेंस का अहम एजेंडा क्या रहेगा? कॉन्फ्रेंस का एजेंडा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद की जो लोकतांत्रिक प्रोग्राम है उस पर बातचीत होगी और उस पर तजज़िया किया जाएगा कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है या नहीं जी। एहतिशाम, जानना चाहेंगे कि आज क्योंकि अक़लियतों से जुड़ी हुई है आज की कॉन्फ्रेंस, जानना चाहेंगे क्या मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन को लेकर भी इस कॉन्फ्रेंस में किसी तरह की चर्चा हो सकती है?
इस पर मुजफ्फरनगर के हालात पर गुफ्तगू की बजाय 15 नुकाती प्रोग्राम की बातचीत होगी। 15 नुकाती प्रोग्राम में जैसे स्कॉलरशिप वगैरह की बातें आती है, स्कॉलरशिप तो उससे मौजूद कराई जाएगी। वैसे मुजफ्फरनगर के हालात, मुजफ्फरनगर के वाकयात या मामला यहाँ सामने नहीं आएगा जी। लेकिन एहतशाम पूरा का पूरा मामला अकलियत से ही जुड़ा हुआ है मुजफ्फरनगर का, और क्योंकि अकलियती कमीशन की आज ये अहम कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें तो मुजफ्फरनगर पे चर्चा होनी चाहिए थी। अभी तक के जो भी मेरी वजह हबीबुल्लाह साहब और रहमान खान साहब से बात हुई है जी, ऐसा कहीं नहीं लगता है कि मुजफ्फरनगर के पदाधिकार या वहाँ की सूरत-ए-हाल पर चर्चा होगी, बातचीत होगी। लेकिन ये कहीं न कहीं एक सवाल है, लोगों को इस जाने तवज्जो मौजूद करनी चाहिए और इस पर बातचीत होनी चाहिए। जी, अच्छा माना जा रहा है कि वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह इस कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब से थोड़ी देर में इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हो जाएगा। वजीर आजम हिंद बैठे हैं, तशरीफ ला चुके हैं और वजह हबीबुल्लाह जो जी। अच्छा, हम आप इस अहम कॉन्फ्रेंस पर नजर बनाए रखिए। हमें जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कौमी अक़लियती कमीशन की सालाना कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह अब से कुछ देर पहले पहुंच गए हैं और वजीर आजम के पहुंचने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट मामले में सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। जराये का कहना है कि स्टेटस रिपोर्ट में यह कहा जाने वाला है कि एजेंसी को 60 ब्लॉकों के अलॉटमेंट में गड़बड़ का कोई सबूत नहीं मिला है, लिहाजा उन्हें इस सिलसिले में जारी जांच पड़ताल के अमल से अलग कर दिया जाए। सीबीआई 195 ब्लॉकों के अलॉटमेंट के ताल्लुक से जांच कर रही है। अब तक वो मुख्तलिफ कंपनियों के खिलाफ 16 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। स्टेटस रिपोर्ट में यह भी बताया जाने वाला है कि अलॉटमेंट से मुतालिक जो फाइलें लापता थी वो भी अब उसकी तहवील में आ चुकी हैं, इसलिए उनके बारे में जांच को अब बंद किया जाना चाहिए। जराये के मुताबिक 6 एफआईआर के सिलसिले में जांच मुकम्मल की जा चुकी है। सारिफिन को सब्सिडी पर मिलने वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद में इजाफे के लिए कांग्रेस पार्टी का मनमोहन हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी दबाव का नतीजा है कि मरकजी वजीर पेट्रोलियम और कुदरती गैस वीरप्पा मोइली कह रहे हैं कि सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर किया जा रहा है। इसे पार्टी का दबाव कहें या इंतखाबी वक्त का तकाजा कि वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली ने सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने पर रजामंदी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत सब्सिडी पर दिए जाने वाले सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने पर गौर कर रही है। ताहम मोइली ने कहा कि इस मामले पर आखिरी फैसला काबीनी कमेटी बराए इक्तिसादी उमूर करेगी। When we increase to 9 cylinders, you find that the 90% of the the consumers are covered. That means out of 15 crore customers. Suppose we go for 12, maybe that 95 to 97% will be covered. What will be left is only 3%. This is a matter which has to be considered, which we are considering. काबिल गौर है कि गुज़श्ता हफ्ते ही मोइली ने सब्सिडी पर दिए जाने वाले एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसी कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं है, लेकिन एक ही हफ्ते में मोइली का मौक़िफ़ तब्दील हो गया। बात दरअसल ये है कि इंतखाबी बिसात बिछने वाली है और एलपीजी सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा कांग्रेस पार्टी के अंदर भी जोर पकड़ता जा रहा है। गुज़श्ता दिनों कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने वजीर पेट्रोलियम वीरप्पा मोइली से मुलाकात करके ये मामला काफी पुरजोर अंदाज में उठाया था। राहुल गांधी भी उसकी तायीद कर चुके हैं। लिहाजा इन हालात में सिलेंडरों की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक मोइली का बयान हैरान कुन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। निजी कंपनियों के मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड की तंजीम ईपीएफओ की पॉलिसी साजी बॉडी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज सीबीटी की आज दिल्ली में मीटिंग होने जा रही। मीटिंग में रवां माली साल में पीएफ की शरह सूद पर फैसला किया जाना है। जराये का कहना है कि निजी कंपनियों के 5 करोड़ मुलाजमीन को उनके प्रोविडेंट फंड
पीएफ पर साल 2013 और 14 में मिलने वाले बैंक सूद की शरह में किसी इजाफे का इम्कान नहीं है। गुज़िश्ता माली बरस में ईपीएफओ ने पीएफ पर 8.5% शरह सूद देने का फैसला किया था, जबकि साल 2011-12 में यह शरह 8.25 थी। शरह सूद 9% करने से सरकार पर 1220 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, इसलिए मौजूदा शरह में इजाफे का इम्कान नहीं है। खबरनामे में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। लाइफस्टाइल वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का। आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट पीएम। उत्तर प्रदेश के शामली में फेसबुक के जरिए हुई दोस्ती एक कम उम्र लड़के के कत्ल का सबब बन गई। पूरी कहानी फेसबुक पर ही लिखी गई, इसलिए पुलिस को कम उम्र तालिबे इल्म के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में ज्यादा मुश्किल नहीं पेश आई। हम जमात के कत्ल के सिलसिले में एक तालिबे इल्म गिरफ्तार है, जबकि बकिया 2 फरार हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक दोस्ती के साथ साथ कत्ल का सबब भी बन सकती है। ये बात सुनने में काफी अजीब लगती है, लेकिन शामली का एक दिल दहलाने वाला वाकया इसका गवाह है। मयंक की दोस्ती फेसबुक के जरिए एक लड़की से हुई। मयंक ने शायद ये सोचा भी नहीं होगा कि इस दोस्ती की कीमत उसे जान देकर अदा करना होगी। फेसबुक पर मयंक की दोस्ती जिस लड़की से हुई वो उसी सेंट आरसी स्कूल की तालिबा थी जिसमें वो खुद पढ़ता था। लड़की की मयंक से दोस्ती लड़की के दोस्तों को नागवार गुजरी। इनमें से एक तालिबे इल्म नितिन ने किसी तरह लड़की का पासवर्ड हासिल कर लिया और मयंक से चैटिंग करने लगा। इसने मयंक को लड़की से दूर रहने की सलाह देते हुए बुरे अंजाम की धमकी दी। नितिन ने मयंक को एक जगह आने को कहा। मुलाकात की जगह और वक्त सब फेसबुक पर तय हुआ। तयशुदा मकाम पर नितिन ने अपने दोस्तों के साथ मयंक पर हमला किया। मारपीट के दौरान मयंक के सर में गोली मारी गई। मयंक की मौके पर ही मौत हो गई। क्लासमेट थे नवनीत कौर के, तो उन्होंने कुछ फेसबुक पर उन्होंने कमेंट किया एक दूसरे के ऊपर। कमेंट कर दिया कि इसने जो नितिन लड़का है इसने कहा कि देख नवनीत कौर के पीछे मत पड़े। मयंक को कहा तो मयंक ने कहा फेसबुक पे ही कहा कि ऐसा है कि तू क्या है, तू कुछ नहीं है, इससे ज्यादा वो न करे। लोगों चूंकि स्टूडेंट लड़के हैं, पढ़ते हैं, उनके पढ़ाई में फेसबुक पे लड़के हैं, इन्होंने फेसबुक की वजह से एक दूसरे को कमेंट किए। कल इन्होंने कमेंट किया था तो दूसरे ने कहा कि चलो मैं आ रहा हूँ देख लूंगा, और तो ये बच्चे आ गए। इनमें आपस में बेल्ट चली। बेल्ट चलने के बाद एक लड़का जो था विक्की वाल्मीकि, उसने गोली चला दी जिससे कि मैन की मौत हो गई। थोड़ा कैसे हुआ? कल उसका फोन आया था जी मेरे पास। पहले तो एक बजे के बाद फोन आया था जी, इनको बदमाश तो ही है, बदमाश बन रहा है ऐसे सब बोल रहा था जी। मगर भाई बात बताते उनको नहीं मिल रही है मेरे से, बदमाश मैं बना दूंगा तुझे। मगर ठीक है भाई मिल लिए, ऐसी बात थी। तो बिल्कुल गोली ही क्यों चलानी पड़ी? ऐसा क्या आ गया था? मारपीट होती थी, चलो थाने आ जाते। गोली हमने नहीं चलाई थी जी, जो छोटे लंबे थे उन्होंने चलाई थी गोली। सारा वाकया दिन दहाड़े हुआ। पूरे इलाके में इस वारदात से सनसनी फैल गई। पुलिस की गिरफ्त में नितिन तो आ गया है, लेकिन इसके बकाया साथी फरार हैं। ईटीवी न्यूज, शामली, उत्तर प्रदेश।
मरकजी वजीर बेनी प्रसाद वर्मा मुसलसल उत्तर प्रदेश सरकार पर हमले कर रहे हैं। बहराइच में एक प्रोग्राम में शिरकत करने आए बेनी प्रसाद ने कहा कि वो मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के लिए वजीर आला के रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपये देना चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए रकम नहीं दे रहे हैं कि उन्हें रियासती सरकार पर भरोसा नहीं। बेनी बाबू ने कहा कि अखिलेश सरकार वो रकम कहीं मुजरा कराने में खर्च न कर दे। सफाई महोत्सव में रक्स सुरूर को उन्होंने मुसलमानों की बेइज्जती बताया। फेल हो गई। मुजफ्फरनगर में बच्चे मर रहे हैं, मुसलमानों बच्चे मर रहे हैं जिन्होंने इनको सत्ता में लाया है, और ये मुजरा करवा रहे हैं सफाई। इससे ज्यादा बेशरम कोई इंसान होगी। तो 10 करोड़ की 10 करोड़ की लिस्ट मांग रहे हैं कि दो, हम किसको दे पैसा? हम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 10 करोड़ इसलिए भेज रहे हैं कि पता नहीं कहां मुजरा करवाने लगे। बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कल गोवा में संकल्प रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मोदी ने कांग्रेस के गुज़िश्ता 10 बरसों के दौर को बदतरीन दौर से ताबीर किया। मोदी ने अक़लियतों के ताल्लुक से वज़ीर दाखिला के बयान पर तबसरा करते हुए कहा कि कांग्रेस मजहब के नाम पर सियासत करके मुल्क में तफर्रका पैदा कर रही है। गोवा में विजय संकल्प रैली से खिताब करते हुए हस्बे रिवायत नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर बरसे। मोदी ने कहा कि बदउनवानी कांग्रेस की देन है। मोदी के मुताबिक कांग्रेस की क़यादत वाली हुकूमत अब अवाम पर बोझ बन गई है। जनता जनार्दन ने वोट देकर के जिसे चुना, वो सरकार खुद उस जनता जनार्दन के लिए बोझ बन जाए, सोचा किसने? भाइयों बहनों, 10 साल हो गए। देश को 50 साल पीछे ले जाने का काम इस वर्तमान सरकार ने किया है। मोदी ने जज्बाती अंदाज में आवाम से अपील की कि वो 2014 के चुनाव में किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए वोट दें। ये व्यक्ति के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव ये दल के लिए वोट का चुनाव नहीं है। 2014 का चुनाव हिंदुस्तान के लिए वोट देने का चुनाव है भाइयों। मोदी ने कांग्रेस पर वोट बैंक की सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे को आड़े हाथों लिया और कहा कि वो मजहब के नाम पर तफरका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप अगर गुनहगारों को अरेस्ट करते हो तो ये देखो कि मुसलमान अरेस्ट न हो। क्यों भाई? क्या गुनहगार का भी कोई रिलीजन होता है क्या? नरेंद्र मोदी ने वजीर माहौलियात के ओहदे से जयंती नटराजन के हटने पर तबसरा करते हुए काफी दिलचस्प अंदाज में एक जयंती टैक्स का भी जिक्र किया। और हमने तो इनकम टैक्स नाम सुना था, सेल टैक्स नाम सुना था, एक्साइज नाम का टैक्स सुना था। पहली बार हमारे कान पे आया कि दिल्ली में एक जयंती टैक्स चलता है। नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाना लगाने के अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल पर भी दरपर्दा तबसरा करते हुए कहा कि ये तो आवाम को तय करना है कि उन्हें टेलीविजन पर चेहरा चाहिए या जमीनी सतह पर काम करने वाला शख्स चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बानी अपने अहले खाना के साथ इन दिनों राजस्थान के शहर रणथंभौर के दौरे पर थे। इतवार को मुकेश ने अपनी अहलिया नीता और फर्जंद आकाश के साथ रणथंभौर नेशनल पार्क का दौरा किया। इस दौरान अंबानी शेर तो नहीं देख सके, ताहम उन्हें दूसरे जानवरों को करीब से देखने का मौका मिला। तो यहां पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक।